एनएचपीसी के आने वाले एग्जाम में बच्चों आप लोगों को प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी पढ़नी है। तो प्रीवियस ईयर में जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं। उसकी ये पहली क्लासेस के बाद एक और क्लास दी जाएगी, तो टोटल क्वेश्चन कवर हो जाएंगे प्रीवियस जो अवेलेबल हैं ऑनलाइन। तो इन क्वेश्चंस को आपको देख लेना है और ये भी देखते चलना है कि किस पोर्शन से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोगों को मदद मिल जाएगी आपको आने वाले एग्जाम में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। फ्यूजन, ठीक है, आपको याद हो मैंने यूट्यूब पर आपको एक न्यूमेरिकल करा दिया है वेल्डिंग का, वो भी एनएचपीसी का ही आया हुआ था। फ्यूजन, फ्यूजन में क्या होता है बच्चों, याद रखना, फ्यूजन में मेल्टिंग जरूरी है, बिना मेल्टिंग के वेल्डिंग नहीं होगी। तो क्या थर्मिट वेल्डिंग में वेल्डिंग होती है? यस होती है मेल्टिंग। ऑक्सीएसिटिलीन यानी कि गैस वेल्डिंग में होती है? यस होती है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में होती है? यस, इसमें तो इवेपोरेट भी हो जाती है मेटल। क्या अल्ट्रासोनिक में होती है? नहीं। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग जो है बच्चों ये आपकी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोल्ड शॉट्स, कोल्ड शॉट्स जो है बच्चे एक डिफेक्ट है कास्टिंग में। तो कोल्ड शॉट रिजल्ट फ्रॉम स्प्लैटरिंग। स्प्लैटरिंग कहते हैं वो जो जब मेटल को डालते हैं ना तो उबलती है, उसमें क्या है जोर जोर से उबाल आता है, तो उससे क्या होता है वो बुलबुले बन के फटते हैं, तो स्प्लैटरिंग होती है बच्चों। ड्यूरिंग पोरिंग causing formation of solid globules of metal that become entrapped in the casting। बिल्कुल सही बात है बच्चों, कोल्ड शॉट इन्हें कहते हैं कि ये जो आपके मेटल के बुलबुले बनते हैं तो इससे ना जब वो फटता है तो छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं। अब ये छोटी बूंदें क्या होती हैं बच्चों, ये जल्दी ठंडी हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है, और लिक्विड मेटल में जब ये दोबारा जाती हैं तो मेटल के अंदर छोटी छोटी गोलियां जो है बच्चों, ठीक है, छोटी छोटी गोलियां जो होती है मेटल की वो आपकी इंट्रैप हो जाती है, तो इन्हें कहते हैं बच्चों कोल्ड शॉट्स, इनको कहते हैं कोल्ड शॉट। स्कैब इज अ डिफेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ ए बलून शेप्ड गैस कैविटी कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ मोल्ड गैस ड्यूरिंग पोरिंग। ये बलून शेप्ड की गैस कैविटी क्या होता है बच्चों, जब ग्रीन सैंड के साथ हॉट मेटल कांटेक्ट में आती है तो ग्रीन सैंड में जो प्रेजेंट मॉइस्चर है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन टूट जाता है। तो हाइड्रोजन तो क्या होती है बच्चों, बबल की फॉर्म में कास्टिंग के अंदर फंसी रह जाती है, जिसे हम ब्लो होल कहते हैं या पिन पोरोसिटी भी कह देते हैं। अगर वो गैस निकल जाती है वहां से तो अपने पीछे गड्ढा छोड़ जाती है, सिलेंड्रिकल शेप के गड्ढे। तो गैस इंट्रैपमेंट हाइड्रोजन की वजह से होता है बच्चों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द ग्रीन सैंड। तो ग्रीन सैंड में होता है बच्चों। तो बलून शेप गैस, इसे क्या स्कैब कहते हैं? नहीं बच्चों, इन्हें ये बलून शेप गैस कैविटी या तो कहलाएगी ब्लो होल या कहलाएगी पोरोसिटी, याद रखना बच्चों। तो स्टेटमेंट 1 is 2 है, सिर्फ याद रखना बच्चों, ठीक है। तो स्कैब क्या होता है बच्चों, स्कैब तो ये याद रखना कि स्कैब क्या होता है बच्चों, यहां पर एक लेयर बन जाती है, बहुत ही रफ सरफेस, ठीक है। ये इसकी 2-3 वजह है। पहली वजह तो ये कि जैसी हॉट मेटल ग्रीन सैंड के कांटेक्ट में आता है तो जो कांटेक्ट वाली लेयर है मेटल की वो तो एकदम ठंडी हो जाती है, और जो मॉइस्चर होता है वो आपका उड़ जाता है। अब ये मॉइस्चर कंडेंस हो जाता है, कभी कभार ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर वापस वाटर में कन्वर्ट होके आपका मोल्ड उसमें चला जाता है कैविटी में। अब कैविटी में मोल्टन मेटल के क्या होता है बच्चों, पहली लेयर जो होती है क्रस्ट जिसे हम कहते हैं, इस क्रस्ट के बाद जो लेयर बनती है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं बनती, खुरदुरी बनती है बच्चों, ये वाली, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। इसके अलावा बच्चों अगर मोल्ड आपकी एक्सपेंड हो जाती है तो भी आपका एक लेयर बन जाती है। तो क्या होता है बच्चों, एक यहां पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि आउटर लेयर तो सही बनी थी लेकिन अंदर छोटे छोटे खुरदुरे पैचेस बन जाते हैं जिन्हें स्कैब कहते हैं बच्चों, स्कैब कहते हैं। इसके 2 रीजन है, एक तो मॉइस्चर की प्रेजेंट और दूसरा बच्चों आपका क्या, सैंड एक्सपेंशन या मोल्ड एक्सपेंशन, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज ए नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बच्चों। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग कंज्यूमेबल है, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग कंज्यूमेबल है, कार्बन आर्क वेल्डिंग नॉन कंज्यूमेबल है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग कंज्यूमेबल है। वो वेल्डिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होता है, फिलर का काम करता है, उसे कंज्यूमेबल वेल्डिंग प्रोसेस कहा जाता है। ग्रेन साइज ऑब्टेन्ड इन नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है बच्चों, जो ग्रेन साइज मिलता है नॉर्मलाइजिंग में बच्चों याद रखना, जो कूलिंग होगी वो एयर से होगी, एयर कूलिंग होती है बच्चों। तो कह रहा है कि जो ग्रेन साइज होंगे वो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी। किसके कंपेयर में, एनीलिंग के कंपेयर में। एनीलिंग में बच्चों फर्नेस कूलिंग होती है बच्चों, फर्नेस के साथ साथ ही स्पेसिमेन बहुत धीरे धीरे ठंडी होती है,
तो स्लो कूलिंग होती है, एयर कूलिंग फास्ट कूलिंग होती है। तो अब याद रखना बच्चों, जो स्लो कूलिंग होती है उससे क्या होता है कि जो ग्रेन होते हैं उन्हें ग्रोथ होने का टाइम मिलता है, क्योंकि धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, ग्रेन छोटे से बड़ा होता चला जाता है इस तरीके से, तो इसे ग्रेन ग्रोथ कहते हैं बच्चों। तो जब फर्नेस में आप कूल करते हैं बच्चों स्पेसिमेन को, तो ग्रेन को ग्रोथ होने का टाइम मिलता है, तो खूब ग्रोथ होते हैं, तो कोर्स ग्रेन बनते हैं। तो फर्नेस एनीलिंग में बच्चों याद रखना कोर्स ग्रेन बनते हैं, कोर्स। जबकि एयर से होती है फास्ट कूलिंग, इससे बनते हैं बच्चों फाइन ग्रेन, इसमें ज्यादा ग्रोथ का टाइम नहीं मिलता है, तो फाइन ग्रोथ होती है, फाइन ग्रेन्स बनते हैं बच्चों। तो याद रखना नॉर्मलाइजिंग में, क्योंकि एनीलिंग से ही कनेक्टेड पूछ रहा है, तो नॉर्मलाइजिंग में फाइन पार्टिकल्स बनेंगे, जबकि एनीलिंग में कोर्स पार्टिकल या ग्रेन बनेंगे बच्चों, याद रखना बच्चों। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, नॉर्मलाइजिंग में छोटा और एनीलिंग में बड़ा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फ्यू फैक्टर्स दैट अफेक्ट वेल्डेबिलिटी। वेल्डेबिलिटी किसी मटेरियल की वेल्डिंग होने की कैपेबिलिटी। ओके, तो द फ्यू फैक्टर्स दैट अफेक्ट वेल्डेबिलिटी आर वेल्डिंग प्रोसेस, बेस मेटल एंड फिलर मटेरियल। कुछ ऐसे फैक्टर जिन पे वेल्डेबिलिटी डिपेंड करती है, वेल्डिंग प्रोसेस पे डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है बच्चों। आप कौन सा किस मटेरियल के लिए कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस सेलेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल करेगा बच्चों, ये सही है। बेस मेटल पे डिपेंड करती है, यस ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। माइल्ड स्टील की बहुत हाई होती है, हाई कार्बन स्टील की लो होती है वेल्डेबिलिटी। एंड फिलर मटेरियल, फिलर मटेरियल आप कौन सा ले रहे हैं, वो भी कितने अच्छे से दो प्लेट जुड़ेंगे आपस में, इस पर डिपेंड करेगा, दैट इज वेल्डेबिलिटी। तो इस पर भी डिपेंड, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है मेटल्स विद हाई थर्मल कंडक्टिविटी टेंड टू ट्रांसफर हीट अवे फ्रॉम द वेल्ड जोन। हाई थर्मल कंडक्टिविटी वाले मटेरियल हीट को ट्रांसफर कर देते बहुत तेजी से वेल्ड एरिया से, विच कैन मेक देम हार्ड टू वेल्ड, जिसकी वजह से उन्हें वेल्ड करने में मुश्किल होती है। ये भी बिल्कुल सही बात है भाई, टाइम मिलना चाहिए ताकि अच्छे से फ्यूजन हो, मेल्टिंग हो, तभी तो वेल्डिंग अच्छी होगी। और वो जल्दी से आपका ट्रांसफर होने की कोशिश करती है, जैसे कि कॉपर में, एल्यूमिनियम में, टाइटेनियम में। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है बच्चों। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही दिए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड मैट्रिक थ्रेड, मैट्रिक थ्रेड का एंगल पूछ रहा है कितना होता है। तो बच्चों याद रखना मैट्रिक का होता है 60। यहां पर मैंने एक लिस्ट दे दी है, वी थ्रेड का पूछेगा तो भी 60, मैट्रिक थ्रेड का पूछेगा तो भी 60। अच्छा, अमेरिकन नेशन का पूछेगा, नेशनल का, तो भी 60 बच्चों। यूनिफाइड अगर पूछेगा तो भी 60। तो 60 वाले आप नोट कर लीजिए कौन कौन सा है, मैट्रिक, अमेरिकन नेशनल, यूनिफाइड या एक्सटर्नल भी कहते हैं, वी थ्रेड, ये सारे 60 वाले हैं। अच्छा, स्क्वायर में जो होता है बच्चों याद रखना, स्क्वायर में इंक्लूडेड एंगल 0 डिग्री होता है दोनों के बीच, क्योंकि दो पैरेलल लाइन होती है बच्चों स्क्वायर थ्रेड में, तो 0 डिग्री होता है। एक्मे थ्रेड में बच्चों 29 डिग्री बहुत पूछा जाता है, याद रखना बच्चों। विटवर्थ में 55 डिग्री, ये भी बहुत पूछा जाता है। नकल में कोई ज्वाइंट, कोई भी किसी भी तरह का एंगल आप कैलकुलेट नहीं करते हैं, ये भी याद रखना। बटरेस थ्रेड में बच्चों याद रखना 45 डिग्री, ये आपका यूनिडायरेक्शनल थ्रेड होती है, एक ही डायरेक्शन में पावर ट्रांसमिट करती है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ थ्रेड होगा, ये मैंने आपको आंसर दे दिया बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था। विच आर द फॉलोइंग इज ए ग्रेफिटाइजिंग एलिमेंट, ये ग्रेफिटाइजिंग एलिमेंट इनमें से कौन सा है? तो आंसर होगा बच्चों मैग्नीशियम। होता क्या है, जब मोल्टन कास्ट आयरन में आप मैग्नीशियम, ठीक है, मिला देते हैं मैग्नीशियम, तो उसका ग्रेफिटाइजेशन करता है। तो क्या होता है बच्चों, तो आपका ग्रे कास्ट आयरन बनता है, और साथ साथ बच्चों स्फीयर नोड्यूल्स फॉर्म में बनता है, तो नोड्यूलर या डक्टाइल कास्ट आयरन बनता है बच्चों, याद रखना। तो मैग्नीशियम जो होता है बच्चों ग्रेफिटाइजेशन को प्रमोट करता है, आपको ये याद रखना है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है मटेरियल साइंस का। रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग इज यूज्ड फॉर शीट ऑफ थिकनेस। रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग अगर आपको करनी है तो याद रखना 0.5 mm से 0.5 mm टू 3 mm की जो शीट होती है उनके लिए ही ये सूटेबल है, उनके लिए ही ये सूटेबल है, याद रखिएगा। Which of the following is true for TIG welding with DCEN polarity? डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, तो इसे आप स्ट्रेट पोलैरिटी भी कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। तो अगर आपने टिग स्ट्रेट पोलैरिटी में यूज किया, जो करते ही हैं, स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रोड नेगेटिव, इलेक्ट्रोड जो होता है बच्चों आपका वो होता है नेगेटिव, और वर्क पीस जो होता है बच्चों वो होता है पॉजिटिव, याद रखना बच्चों। तो टोटल हीट का हमेशा पॉजिटिव पर 75% आपका टोटल हीट का जनरेट होगा, जबकि इस पर 25%, ठीक है, नहीं मैंने कुछ गलत कह दिया, 33% जो है बच्चों टोटल हीट का नेगेटिव टर्मिनल पे जनरेट होता है, और 66% बच्चों 66% पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो कह रहा है 30% हीट इज जनरेटेड एट द वर्क पीस, नहीं ये गलत हो जाएगा बच्चों।
10% हीट इज जनरेटेड, नहीं ये भी गलत, 90% ये भी गलत, 66% बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो स्ट्रेट पोलैरिटी कोई सी भी वेल्डिंग हो, रूल यही रहेगा हीट डिस्ट्रीब्यूशन का, याद रखना। अगला क्वेश्चन, सोल्डरिंग फ्लक्स परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क। सोल्डरिंग फ्लक्स का क्या काम होता है बच्चों? एक तो वेटेबिलिटी इंक्रीज करना, ऑक्साइड को रिमूव करना, इंप्यूरिटीज को रिमूव करना, और जो है बच्चों आपका सोल्डरिंग जो है क्विक, जल्दी हो, इसलिए आप यूज करते हैं। तो सोल्डरिंग फ्लक्स का मेन काम क्या है? डिक्रीज सोल्डरिंग टाइम, ये तो गलत है बच्चों, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रमोट टार्निशिंग ऑफ द सरफेस, नहीं, सरफेस का कलर भी नहीं बदलने देता। प्रमोट ऑक्सीडेशन, नहीं, प्रमोट नहीं करता है, डिमोट करता है बच्चों, तो ये भी गलत। तो बचता क्या? प्रमोट वेटिंग ऑफ द, बिल्कुल सही है, वेटिंग ऑफ द फेइंग सरफेस। सोल्डरिंग में फेइंग सरफेस, वेल्डिंग में फेइंग सरफेस उन्हें कहते हैं जिन्हें आपको जोड़ना है। तो फेइंग सरफेस की वेटेबिलिटी को अच्छा करने के लिए आप फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस। ऐसी कास्टिंग प्रोसेस जिसमें मोल्ड परमानेंट है, जैसे डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, स्लश कास्टिंग। ये तो इनमें बच्चों आप देख रहे हैं स्लश कास्टिंग ऑप्शन में है, तो आंसर ये हो जाएगा। सैंड कास्टिंग में हर कास्टिंग के बाद मोल्ड को तोड़ना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में भी तोड़ना पड़ता है मोल्ड को। एक्सपेंडेबल पॉलीस्टाइनिन कास्टिंग प्रोसेस, इसमें भी बच्चों आपका सैंड कास्टिंग में आप पॉलीस्टाइनिन यानी कि थर्माकोल के आप क्या यूज करते हैं? पैटर्न यूज करते हैं, जिससे आप कास्टिंग करते हैं, तो इसमें भी बच्चों तोड़नी ही पड़ती है आपको। ओके, स्लैश कास्टिंग में डाइस तोड़ने नहीं जाती, याद रखना बच्चों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट इज द कूलिंग कैरिड आउट इन द ओनली फर्नेस। फर्नेस की बात हो रही है तो एनिलिंग की बात होगी बच्चों। ठीक है, हार्डनिंग तो क्विंचिंग से होती है बच्चों, और क्विंचिंग की जाती है ऑयल में, वाटर में, ब्राइन सॉल्यूशन में। नॉर्मलाइजिंग में बच्चों हम एयर कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ डिसकंटिन्यूअस फिलर मेटल एडिशन ऑफ द शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि बार बार फिलर मटेरियल को ऐड करना पड़ता है वेल्डिंग प्रोसेस में, उस चीज की नीड को खत्म करता है। ठीक है, तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, जिसे हम मिक कहते हैं बच्चों, याद रखना। इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो एक स्पूल की फॉर्म में होता है, वायर की फॉर्म में, जैसे चरखी पर मांझा होता है, इस तरीके से इसमें होता है बच्चों। तो मिग में कंटिन्यूअस आपका फिलर चलता रहता है बच्चों। ये स्टिक वेल्डिंग, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग प्रोसेस, इन सब में बच्चों ये दोनों तो सेम ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है। गैस वेल्डिंग प्रोसेस, इन सब में बच्चों आपको सेपरेट फिलर यूज करना पड़ता है, इलेक्ट्रोड यानी कि रॉड की फॉर्म में। तो वो आपका बार बार आपको जब खत्म होगा तो दोबारा से इंसर्ट करना पड़ेगा उसमें बच्चों, इलेक्ट्रोड होल्डर में। ठीक है, डैश सर्व्स एज ए स्टोरेज ऑफ लिक्विड मेटल फॉर कंपनसेटिंग फॉर द श्रिंकेज ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग। जब लिक्विड मेटल को मोल्ड में पलट दिया जाता है और वो ठंडा होना स्टार्ट होती है तो वो श्रिंक होती है, सिकुड़ती है। तो जो साइज आप चाहते हैं कंपोनेंट का वो आपको नहीं मिल पाएगा अगर आपने उसे ऐसे ही श्रिंक होने दिया। तो क्या होता है बच्चों, आप पूरे कास्टिंग सिस्टम में, गेटिंग डिजाइन में एक राइजर लगा देते हैं। ये राइजर जो होता है रिजर्वायर का काम करता है, इसमें लिक्विड मेटल सबसे एंड में जाके सॉलिडिफाई होती है। ये खास बात होती है डिजाइन की, कोवरिनो रूल की मदद से करते हैं बच्चों। तो इसमें क्या होता है, राइजर को इस तरह डिजाइन करना सबसे लास्ट में सॉलिडिफाई हो, तो उसमें लिक्विड मेटल हमेशा भरा रहता है। ठीक है, लिक्विड मेटल हमेशा भरा रहता है। तो सॉलिडिफिकेशन के दौरान जब सॉलिडिफाई हो रही होती है आपकी मेटल, तो आपकी श्रिंकेज जो होगी उसे कंपनसेट ये लिक्विड मेटल सप्लाई करके करता है। तो आपको याद रखना है बच्चों, इसका आंसर राइजर होगा। ठीक है, अच्छा, सॉलिड श्रिंकेज को कंपनसेट कौन करता है? अलाउंस। याद रखना बच्चों, अलाउंस जो होती है वो सॉलिड श्रिंकेज को करती है, जबकि लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, लिक्विड श्रिंकेज का मतलब लिक्विड स्टेज में जो श्रिंक होगा, सॉलिडिफिकेशन मतलब जो फेज चेंज हो रही होगी, और सॉलिड श्रिंकेज का मतलब आफ्टर, जब वो सॉलिड हो जाएगा तो रूम टेम्परेचर तक ठंडा होगा। तो तीन तरह की श्रिंकेज होती है जिसमें लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन में लिक्विड श्रिंकेज इंक्लूड रहती है, जिसे राइजर पूरा करता है। सॉलिड श्रिंकेज अलाउंस से पूरी की जाती है। डैश इज यूज्ड टू मिनिमाइज स्प्लैश एंड टर्बुलेंस व्हेन मेटल इज फ्लोन इनटू डाउन स्प्रू। देखिए स्प्रू क्या होता है बच्चों, आपका यहां देख सकते हैं आप बच्चों, दिस इज द स्प्रू, ये आपका स्प्रू है, ये स्प्रू है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं बच्चों, यहां से लिक्विड मेटल नीचे आना है, तो यहां पर एक पहले बेसिन बनाया जाता है, इसे कहते हैं बच्चों पोरिंग बेसिन। तो जब आप किसी लिक्विड को किसी कप में डालते हैं बच्चों, आपने नोटिस किया होगा उसमें बुलबुले बनेंगे, जैसे चाय आप डालते हैं जग से कप में तो बुलबुले बनते हैं, ऐसे लिक्विड मेटल के साथ भी होगा, तो इसे कहते हैं टर्बुलेंस। तो इसे शांत करने के लिए यहां पर ये पोरिंग बेसिन बनाया जाता है, कुछ इस शेप में, ये इस शेप।
ये पोरिंग बेसिन है, यहां डाली जाएगी तो मेटल यहां डलने के बाद बुलबुले बनेंगे और शांत हो जाएगी, टर्बुलेंस शांत होगी, उसके बाद बहुत स्मूथली वॉल के सहारे सहारे नीचे आएगी बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? पोरिंग कप या पोरिंग बेसिन, याद रखिएगा। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट, डिफेक्ट आइडेंटिफाई करना, ये कास्टिंग डिफेक्ट है बच्चों। आप देख रहे हैं यहां पर आपको क्रैक्स नजर आ रहे हैं बच्चों, नॉचेस बन गई हैं, तो किस वजह से हुआ होगा? ये जरूर कोई सॉलिडिफिकेशन जो जब हो रहा होगा तब आपका ये डिफेक्ट आया होगा बच्चों। तो श्रिंकेज कैविटी नहीं, श्रिंकेज कैविटी सेंट्रल लाइन पे चलती है बच्चों, सेंट्रल लाइन पे। मान लीजिए ये कास्टिंग है बच्चों, तो श्रिंकेज कैविटी यहां बनेगी इस तरीके से, बीच में से आपका मेटल श्रिंक होकर अंदर की तरफ दब चला जाएगा, इसे श्रिंकेज कहते हैं। हॉट टीयर्स, इन्हें कहते हैं बच्चों हॉट टीयर्स। अनइवन सॉलिडिफिकेशन या कूलिंग रेट की वजह से हॉट टीयर्स बनते हैं बच्चों। कोल्ड शट कब बनता है बच्चों? जब दो स्ट्रीम मिलती हैं आपस में किसी कास्टिंग की और वो पूरी तरह एक दूसरे में फ्यूज नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, तो उसे कोल्ड शट कहते हैं। मिश्रण कहते हैं जब आपका लिक्विड मेटल किसी पोर्शन में पहुंचने से रह जाती है, ठीक है, वहां पहुंच ही नहीं पाई, तो उसे मिश्रण कहते हैं बच्चों। तो इसका आंसर बच्चों हॉट टीयर्स होगा, अनइवन कूलिंग की वजह से क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। हॉट टीयर्स, टीयर्स का मतलब यहां आंसू नहीं है, टीयर का मतलब है ये चीर फाड़ एक तरह की। अरेंज द प्रोसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ देयर ज्वाइंट, ज्वाइंट की स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन प्रोसेस को लगाना है। तो सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और वेल्डिंग तीन है, तो सबसे कम स्ट्रेंथ सोल्डरिंग की होगी, फिर ब्रेजिंग की, फिर वेल्डिंग की, डी ऑप्शन। वेल्डिंग में कोई भी आ गई ना, कोई भी प्रोसेस आ सकता है बच्चों वेल्डिंग में, याद रखिएगा। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट फ्रॉम द गिवन फिगर, इस फिगर से ये कौन सा डिफेक्ट है? तो आप देख रहे हैं बच्चों यहां पर पूरी तरह ऐसे भरना चाहिए था, लेकिन इतना हिस्सा खाली रह गया, तो इसे कहते हैं अंडर फिलिंग। इसे क्या कहते हैं बच्चों? अंडर फिलिंग। अंडर कट क्या होता है बच्चों? अंडर कट होता है, मान लीजिए वेल्ड है इस तरीके से, ये इसने यहां पर आपने वेल्ड बनाया ये इस तरीके से, लेकिन यहां पर एक ये हाई करंट की वजह से कट लग जाता है, जिसे अंडर कट कहते हैं बच्चों। अंडर पास कुछ नहीं होता बच्चों। ओवरलैप में क्या होता है बच्चों कि जो आपका वेल्ड बीड है, जो आपका वेल्ड बीड बनना है बच्चों आपका, वो आपने कुछ ऐसे और ऐसे बना दिया, दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। तो ये कहीं कहीं जरूरी भी होता है, कहीं कहीं ये डिफेक्ट माना जाता है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग यानी कि मिग, किसकी बात हो रही है बच्चों? मिग की। उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्पैटर इज ए प्रॉब्लम, स्पैटर होता है बच्चों? हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। इलेक्ट्रोड इज इन फॉर्म ऑफ ए वायर, ये भी बिल्कुल, ये भी है बच्चों इसमें। टंगस्टन इंक्लूजन, टंगस्टन कहां से आ गया बच्चों? टंगस्टन तो टिक वेल्डिंग में होगा, तो इसमें सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी थर्ड स्टेटमेंट गलत है बच्चों। टंगस्टन इंक्लूजन इसमें नहीं होगा, अगर होता तो आपका टिक वेल्डिंग में होता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द एडिशन ऑफ CO2 विथ शील्डिंग गैस इज अप्लाइड इन द प्रोसेस। CO2 को जब आप शील्डिंग गैस में मिला देते हैं तो वो मिग वेल्डिंग क्या बन जाती है? मैग। मैग मतलब मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ शील्डेड मेटल आर्क प्रोसेस इलेक्ट्रोड कोटिंग? इस देखिए शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में आप कोटेड इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, फिलर रॉड होता है, उसके ऊपर कोटिंग होती है। अब इस कोटिंग के कई काम होते हैं, ये आपका फ्लक्स का काम भी करती है बच्चों, स्लैग बनाती है, इंप्योरिटी रिमूव करती है, इसके अलावा शील्डिंग का काम भी करती है, एलॉइंग का काम भी करती है, बहुत सारे काम होते हैं बच्चों कोटिंग के, ठीक है। तो ये कह रहा है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ, जिसमें आपका कोटिंग होती है। तो कौन सी इसमें से कोटिंग नहीं होती? बेसिक कोटिंग होती है, बिल्कुल होती है बच्चों, बेसिक कोटिंग होती है, एसिडिक कोटिंग होती है, रूटाइल कोटिंग होती है, ठीक है, सेल्यूलोजिक कोटिंग होती है, मार्टेंसिटिक कोई कोटिंग नहीं है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। मार्टेंसिटिक तो स्ट्रक्चर है स्टील का बच्चों, याद रखिएगा। अ बलून शेप्ड गैस कैविटी कॉज बाय द रिलीज ऑफ मोल्ड गैस, ये हमने अभी डिस्कस किया बच्चों। इसे क्या कहेंगे बच्चों आप? पिन होल्स या ब्लो होल। वैसे सही नाम इसका ब्लो होल है, याद रखना बच्चों, ब्लो होल्स। याद रखना अगर इंट्रैप्ड गैस, अगर गैस अंदर ही इंट्रैप हो गई कास्टिंग के तो उसे ब्लो होल कहेंगे, और अगर वो निकल गई तो अपने पीछे छोटे छोटे होल छोड़ेगी, जिसे पिन पोरोसिटी कहेंगे या सिंपल पिन होल्स कहेंगे, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ब्लो होल तो अंदर फंस जाएगा, लेकिन अगर सरफेस पे छोटे छोटे होल दिखाई दे रहे हैं तो इन्हें पिन होल्स कहते हैं, ये ब्लो होल्स हो गए। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट फॉर्म कार्बाइड्स इन फेरस स्टील? फेरस स्टील है, ठीक है,
और उसमें कार्बाइड नहीं बनाने वाला एलिमेंट, देखिए जो भी एलिमेंट कार्बाइड बनाएगा, ये इसको कहीं नोट कर लीजिए आप लोग, जो भी एलिमेंट कार्बाइड बनाता है स्टील में, तो आपको याद रखना है वो कोरोजन रेजिस्टेंस, वियर रेजिस्टेंस और हॉट हार्डनेस अच्छी करेगा। चाहे वो टंगस्टन है, जैसे टंगस्टन हॉट हार्डनेस अच्छी करता है, क्रोमियम भी हॉट हार्डनेस अच्छी करता है, कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत अच्छी करता है, हार्डनेस बहुत अच्छी करता है। तो कार्बाइड इज अ वेरी हार्ड मटेरियल, जिससे वियर रेजिस्टेंस बहुत अच्छी होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है और रेड हार्डनेस भी अच्छी हो जाती है। तो अब सवाल उठता है कि इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कोरोजन रेजिस्टेंस इंप्रूव नहीं करता। बच्चों याद रखना, देखिए क्रोमियम करता है, बिल्कुल करता है, वेनेडियम करता है, बिल्कुल करता है, मॉलिब्डेनम करता है, ये तीनों एलिमेंट कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छे करते हैं, कोबाल्ट नहीं करता। यस, कोबाल्ट क्या करता है, हार्डनेस, हॉट हार्डनेस अच्छी करता है, लेकिन कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छी नहीं करता। तो कार्बाइड से दो चीजें इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखनी है बच्चों, एक तो कोरोजन रेजिस्टेंस, ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंस याद रखना है, और एक याद रखना बच्चों हार्डनेबिलिटी, सही वर्ड अगर मैं यूज करता हूं तो हार्डनेबिलिटी, ये ठीक है। तो याद रखना बच्चों कोबाल्ट ये दोनों चीजें नहीं देता, हार्डनेस अच्छी कर सकता है लेकिन ये दोनों चीजें नहीं देता, तो ये कार्बाइड नहीं बनाएगा। अब देखो ये ट्रिक बता रहा हूं मैं, अब आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों आपका जो है बच्चों कार्बाइड बनाएगा। तो याद रखना स्टील में जितने भी एलॉइंग एलिमेंट हैं उसमें बहुत लंबी लिस्ट है, जिसको ऐड करने पर मटेरियल में क्या होता है, जिसको ऐड करने पर मटेरियल में कार्बाइड्स बनता है, और कार्बाइड बहुत हार्ड मटेरियल होते हैं, याद रखना बहुत ही हार्ड मटेरियल। तो ये और एक हाँ वियर रेजिस्टेंस भी आप नोट कर लीजिएगा, वियर रेजिस्टेंस, ठीक है। ये ट्रिक है याद करने की, और कोई तरीका नहीं। अब केमिस्ट्री थोड़ी याद करोगे आप इसकी, कौन बनाता है कौन नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना ये अच्छा क्वेश्चन है। द प्रोसेस वेयर द कार्बन फ्रॉम आउटसाइड इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सरफेस ऑफ स्टील बाय कीपिंग चारकोल एट हायर टेम्परेचर इज कॉल्ड। चारकोल लिया आपने, या फिर आपने कोक पाउडर लिया, फर्नेस में रखा, स्पेसिमेन रखी, एक टेम्परेचर जनरेट करा 680 के आसपास, तो ये कार्बन के एटम इस चारकोल में से कंपोनेंट के सरफेस में जाके डिफ्यूज हो जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों केस हार्डनिंग। क्या कहते हैं बच्चों, केस हार्डनिंग। अच्छा, चारकोल की जगह अगर अमोनिया ले लेते तो नाइट्राइडिंग हो जाता। क्या हो जाता बच्चों, नाइट्राइडिंग। ओके, आइडेंटिफाई, तो यानी कि हीट ट्रीटमेंट के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, आप ये जरूर देखते चलना कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहा है, और कॉमनली आ रहा है, जैसे वेल्डिंग से खूब क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन आ चुका है आपका, अलॉइंग कंटेंट से क्वेश्चन आ चुका है। तो इसी तरीके से पढ़िए आप, जल्दी रिवाइज होगा बच्चों, जल्दी आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। फिर आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। अब देखो ये क्वेश्चन जो है बच्चों, ऑड वन आउट मतलब इनमें से कोई एक अलग है, बाकी सारे सेम। लॉस पैटर्न प्रोसेस, ऐसा कास्टिंग प्रोसेस जिसमें पैटर्न आपका खत्म हो जाता है, एक्सपेंडेबल हो जाता है, ठीक है। इवोपरेटिव फॉर्म प्रोसेस, इवोपरेटिव फॉर्म प्रोसेस, इसमें भी पैटर्न खत्म हो जाएगा। लॉस्ट फॉर्म प्रोसेस, ये भी एक ऐसा कास्टिंग प्रोसेस जिसमें पैटर्न खत्म हो जाएगा। प्रिडिक्टिव फॉर्म, ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता। तो ऑड वन यही है बच्चों, ऑड वन यही है। बाकी सब में क्या है बच्चों कि पैटर्न जैसी लिक्विड मेटल के कांटेक्ट में आएगा खत्म हो जाएगा, क्योंकि थर्मोकोल के बनते हैं या इस आपके प्लास्टिक के बनते हैं बच्चों, ठीक है। पैटर्न तो वो हॉट मेटल के कांटेक्ट में आती भाप बन के उड़ जाता है, उसका पता भी नहीं चलता। लेकिन ये प्रिडिक्टिव फॉर्म ये कुछ नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा, वही ऑड वन है। पार्टिंग लाइन इज बिटवीन, पार्टिंग लाइन क्या होती है, देखिए आपको पता है दो हिस्से होते हैं कास्टिंग मोल्डिंग बॉक्स के, एक कोप और एक ड्रैग। ऊपर वाले हिस्से को कोप कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को ड्रैग कहते हैं। अब इनके बीच जो लाइन होती है उसे पार्टिंग लाइन कहते हैं बच्चों। तो पार्टिंग लाइन राइजर पोरिंग बेसिन से होके जाती है, कोप एंड ड्रैग से, ये तो सही हो गया बच्चों। फ्लास्क एंड रनर, रनर एंड राइजर, देखो मेन तो यही होती है, बाकी पार्टिंग लाइन सिलेक्शन डिजाइन में किया जाता है और वो जेई लेवल पे नहीं पूछा जाता। जेई लेवल पे यही है कि पार्टिंग लाइन इज लाइन बिटवीन कोप एंड ड्रैग, याद रखना। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, ठीक है, इनमें से कौन सा अलग है वो आपको प्रोसेस देखना है। ये कह रहा है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, स्टिक वेल्डिंग।
ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बड़े कंफ्यूज होंगे बच्चे, ध्यान से सुनना। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग और शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग एक है। अब क्योंकि ये दोनों एक हैं और दोनों में इलेक्ट्रोड स्टिक की फॉर्म का यूज होता है, इसलिए इसे स्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं। तो अलग क्या हुआ बच्चों? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ये तीनों एक ही के नाम है, ये अलग है, तो इसका आंसर ए होगा। टिपिकल हीट फैक्टर फॉर टिग वेल्डिंग। हीट फैक्टर इज नथिंग बट आर्क एफिशिएंसी। आर्क एफिशिएंसी क्या होती है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हर वेल्डिंग मशीन पर वोल्टेज और करंट होगा लिखा हुआ, तो वहां से आप टोटल पावर निकाल सकते हैं कितनी वो जनरेट कर सकती है वेल्डिंग मशीन। लेकिन ये सारी जो पावर जनरेट हुई, ये आर्क बनेगा, इससे आर्क बनेगा। अब आर्क से वर्कपीस पे कितनी हीट ट्रांसफर होगी? वो थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि हीट लॉस हो जाएगी टू इट्स सराउंडिंग में। तो उसी को कहते हैं आर्क एफिशिएंसी, और उसी आर्क एफिशिएंसी को हम हीट फैक्टर भी कह देते हैं बच्चों। और टिग वेल्डिंग के लिए ये होता है बच्चों 0.6 to 0.7, यानी कि 60 to 70% एफिशिएंसी होती है आर्क की, दैट्स इट। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 0.7। इस पे न्यूमेरिकल मैं आपको यूट्यूब पे करा चुका हूं, आप चाहें तो वो न्यूमेरिकल फिर से देखिए और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बच्चों वो क्वेश्चन थे एनएचपीसी के, ठीक है। अभी और क्वेश्चन भी लेंगे हम। ये वो क्वेश्चन थे बच्चों जिनके टॉपिक आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन तो आपने देखा बहुत सिंपल है, लेकिन आपको उनके टॉपिक्स ध्यान में रखने हैं कि भैया इन टॉपिक से क्वेश्चन आया है, और कोशिश कीजिए सबसे पहले प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में वही टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो मान के चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपके आराम से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा चांसेस यही होता है, क्योंकि पैटर्न जो है कोई भी पीएसयू अपने जल्दी से नहीं बदलता, और जब बदलता है तो वो बाकायदा नोटिफाई करता है कि हमारा पैटर्न बदला है, ठीक है। तो आप लोग एनएचपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये क्लास मैंने ली। एक क्लास और लूंगा, अभी और क्वेश्चन ढूंढूंगा, देखूंगा किस तरह के क्वेश्चन आए, उसके बाद आप लोगों के साथ हम वो भी क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स नहीं लिया है, तो हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप लोग इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। एनएचपीसी के कोर्स वहां पर एक्सक्लूसिवली आपको दिया गया है बच्चों। बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा पीएसयू है, आपको भी पता है। तो एक बार उस पर मेहनत करना बनता है। तो बच्चों जो कोर्स है उसमें आपका कंप्लीट सिलेबस आपका अपलोडेड है, उसे एक बार अच्छे से पढ़ के एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।